नमस्कार। एडजट जूनियर सहायक अध्यापक साइंस का दूसरा चैप्टर आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं। रेशे एवं वस्त्र, इसका पॉइंट वार हम लोग रिवीजन करेंगे। सबसे पहले रेशम कीटों से रेशम तथा भेड़, बकरी या याक से ऊन प्राप्त की जाती है। अतः रेशम और ऊन जामवत रेशे हैं। जामवत मतलब जीवित। ऊँट, लामा एवं एल्पेका के बालों को भी ऊन प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है। भारत में अधिकतर भेड़ों को ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। भेड़ के शरीर से बालों को उतारकर पहले अभिमार्जन व छटाई की जाती है, फिर सूखने के बाद उन्हें काट कर उनसे ऊन प्राप्त की जाती है। अपने जीवन चक्र में रेशम कीट रेशम के रेशों की कताई करके कोकून बनाते हैं। रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं। कोकून से रेशम के रेशे को पृथक करके उनका संसाधन किया जाता है और फिर रेशम का धागा बनाया जाता है। इस प्रक्रम को रीलिंग कहते हैं। बुनकर रेशम के धागों से रेशम के वस्त्र बुनते हैं। भेड़ के रोएदार त्वचा पर दो प्रकार के रेशे होते हैं। पहला, दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा के निकट अवस्थित तंतुरूपी मुलायम बाल। तंतुरूपी बाल ऊन, कार्तिक ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतुरूपी मुलायम बाल ही होते हैं। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल फर होते हैं। इससे बेहतर सालें बनाई जाती हैं, जिन्हें पश्मीना सालें कहते हैं। अब हम भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि लोही जो है वो राजस्थान और पंजाब में पाया जाता है, और रामपुर बुसायर, रामपुर वैसे भी उत्तर प्रदेश की एक ज़िला है, तो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। नाली या नली भी रहता है, तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब तथा बाखरवाल जम्मू कश्मीर में, मारवाड़ी गुजरात में और पाटनवाड़ी गुजरात में। रेशम सिल्क के रेशे भी जामवंत रेशे होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है। मादा रेशम कीट अंडे देती हैं, जिनसे लार्वा निकलते हैं, जो कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। यह आकार में वृद्धि करते हैं, और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है, तो यह प्यूमा को कोशित करता है। जो हम रेशम प्राप्त करते हैं वो प्यूमा से ही प्राप्त करते हैं। रेशों को ऊन में परिवर्तन करने की प्रक्रम को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। मतलब इनका अगर क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे जो हम रेशे प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए रहेगा कि ऊन की पहले कटाई की जाती है, तो अभिमार्जन किया जाता है, फिर छटाई की जाती है, बर की छटाई की जाती है, फिर रंगाई, फिर रेलिंग की जाती है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली अंगोरा बकरी से मोहैर प्राप्त की जाती है, तथा कश्मीरी बकरी से पश्मीना ऊन की सालें बनाई जाती हैं। याक का ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है, क्योंकि याक पाए भी वहीं जाते हैं। दक्षिण अमेरिका में लामा और एल्पेका नामक जंतुओं से ऊन प्राप्त किया जाता है। जंतु रेशों की छटाई करने वाले कारीगर कभी कभी एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जो कुछ समय बाद में एक घातक रूपी रोग, सोर टार्ट्स रोग के रूप में दिखाई देने लगता है। भेड़ों की संख्या की दृष्टि से चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। गुणवत्ता की दृष्टि में न्यूजीलैंड की मेरोनी भेड़ों से सबसे अच्छा ऊन प्राप्त होता है। रेशम एक प्राकृतिक रेशा है जो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। रेशम का आविष्कार चीन देश में हुआ था। चीन वर्तमान समय में भी विश्व का सर्वाधिक रेशम उत्पन्न करने वाला देश है। भारत भी व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक, विश्व का लगभग 13% रेशम का उत्पादन करता है। रेशम से मैक्सिमम वस्तु ही बनाए जाते हैं। वस्त्र, रेशम कीट का जीवन चक्र जो होता है वो, रेशम कीट सहतूत, अरंडी और ओक, ये 3 पौधे होते हैं जिन पर ये पाले जाते हैं।
ओक जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जिसकी जड़ें बहुत अंदर तक चली जाती हैं। मादा रेशम कीट सैकड़ों की संख्या में अंडे देती हैं, जो शहतूत की पत्तियों की निचली सतह पर चिपके रहते हैं। इन अंडों से सफ़ेद रंग का लार्वा निकलते हैं, जिन्हें कैटरपिलर इल्ली या लार्वा कहते हैं। भारत में ऊन प्रमुख रूप से भेड़ की त्वचा के मुलायम भालों से प्राप्त किए जाते हैं। भेड़ के अतिरिक्त याक, ऊँट, बकरी आदि के त्वचा बालों से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। भेड़ के बालों को ऊन के धागों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ऊन का संसाधन कहते हैं। रेशम कीट के कोकून से रेशम प्राप्त किया जाता है। ऊन से स्वेटर, शाल, कंबल, कालीन, गलीचे आदि बनाए जाते हैं। रेशमी धागों से रेशमी बनारसी साड़ियाँ, घाघरा चोली, चूड़ीदार शेरवानी आदि बनाए जाते हैं। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक प्राकृतिक रेशे की भांति बहुत बड़ी इकाइयों में निर्मित होते हैं, जो बहुलक कहलाते हैं। बहुलक अनेक छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं। जबकि प्राकृतिक रेशे पौधे और पशुओं से प्राप्त होते हैं, संश्लेषित रेशे पेट्रोल रसायनों के रासायनिक प्रक्रमण से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशे की भांति इन रेशों में भी कपड़ों के रूप में बुना जा सकता है। संश्लेषित रेशों का उपयोग घरेलू वस्तुएं जैसे रस्से, बल्टियां, फर्नीचर, पात्र आदि से लेकर वायुयान, जलयान, अंतरिक्षयानों, स्वास्थ्य सेवाएं आदि के विशिष्टता वाले उपयोग में किया जाता है। संश्लेषित रेशों में बृहद निर्माण हेतु उपयोग में लिए गए रसायनों के प्रकार के आधार पर उन्हें रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक नाम दिए गए हैं। ये सारे के सारे जो है रसायन से बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के रेशे अपनी प्रबलता, जल अवशोषण क्षमता, दहन प्रक्रिया, प्रकृति मूल्य, चिरस्थायित्व आदि गुणों में परस्पर भिन्नता रखते हैं। आज प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। चाहे घर हो या बाहर, प्लास्टिक सभी ओर है और ये प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण भी है। ठीक ना। प्रदूषण द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरण हितैषी नहीं है। जलाने पर ये विषैले गैस उत्पन्न करते हैं। भूमि पर डाल देने से इन्हें अपभ्रष्ट होने में कई वर्ष लग जाते हैं। ऐसा इनकी जैव अनिम्नीकरण के प्रकृति के कारण होता है। हमें आवश्यकता है कि संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक का उपयोग इस प्रकार करें कि हम उनके अच्छे गुणों का आनंद ले सकें और साथ ही सजीव समुदायों के पर्यावरणीय संकट को न्यूनतम कर सकें। अब हम एमसीक्यूज़ के माध्यम से जो हमने अभी पढ़ा है उसको टेस्ट करते हैं कि हाँ हम कितना आंसर कर पा रहे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है। इसका आंसर है ऑप्शंस बी आइसोप्रीन। बहुलीकरण वह क्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अणुभार वाला बड़ा अणु बनाते हैं। बहुलीकरण में भाग लेने वाले अणुओं को एकलक एवं उत्पाद को बहुलक पॉलीमर कहा जाता है। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है। आइसोप्रीन एक रंगीन द्रव है जो पेट्रोलियम के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। इसमें कौन सा प्राकृतिक नहीं है? चारों ऑप्शंस में आपने पहचान लिया होगा कि ऊन, रेशम, चमड़ा ये सारे के सारे प्रकृति से या जीवित जैविक से पाया जाता है, जबकि नायलॉन एक जो है रसायन द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन टी नायलॉन होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है? इसका आंसर डी नायलॉन ही होगा, क्योंकि रेयान कॉटन, सन, जूट, लिनन आदि सेल्यूलोज के बने होते हैं, जबकि लाइनॉन, पॉलिस्टर आदि एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है। प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इसका आंसर डी पॉलीएथिलीन। पॉलीएथिलीन गैस जो है प्लास्टिक से उत्पन्न की जाती है। ऊन धारण करने वाले जंतु हैं ऊँट या ऐक, एल्पेका, लामा, या ऑप्शन सी कश्मीरी बकरी या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका आंसर रहेगा। भेड़ तथा रेशम कीट होते हैं, शाकाहारी होते हैं या मांसाहारी? जब कीट हैं तो और जो है शहतूत, ओक, अरंडी पे पाले जाते हैं तो
और दूसरी बात भेड़, भेड़ तो ऐसे भी शाकाहारी में ही आता है, तो ये इसका आंसर ए शाकाहारी होगा। रेशम है मानव निर्मित रेशे, पादप रेशे, जंतु रेशे, उपयुक्त सभी। तो रेशम जो है वो मानव भी निर्मित करता है रसायनों द्वारा, तथा पादप से भी मिलता है, और जंतु रेशम के कीट से तो मिलता ही, तो उपयुक्त सभी इसके आंसर होगा। कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर बी पॉलीएमाइड होता है। टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथेलीन एथिलीन जो है वो टेफ्लॉन का सामान्य नाम है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकाने के लिए किया जाता है? तो जिंक ऑक्साइड, जो भी ऑक्साइड होते हैं उनसे ही बर्तन को हम चमकाते हैं, तो उसमें जिंक ऑक्साइड के साथ साथ चाहे वो जो है सिलिकॉना डाइऑक्साइड हो, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो, बोरियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, इन सब से बर्तनों को हम चमकाते हैं। पॉलीमर इसमें से कौन सा नहीं है? तो नायलॉन, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन, ये सारे के सारे जो है वो पॉलीमर होते हैं। सिर्फ कैप्रोलैक्टम जो होता है वो पॉलीमर नहीं होता है। फिनाइल का प्रयोग किया जाता है इनमें से किसका? तो पीवीसी के, नायलॉन के, पॉलीस्टीरीन के या बेकेलाइट के। तो इसका आंसर है बेकेलाइट के। कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है? मतलब कि जिसको जल्दी से नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो इसमें सेलुलोज, स्टार्च और प्रोटीन, ये सारे के सारे जंतु प्रोटीन या जंतुओं से प्राप्त होता है। पीवीसी जो है वो प्लास्टिक का एक कैटेगरी है, इस वजह से पीवीसी ही नहीं है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में फाइबर ऑफ कॉमर्स या वाणिज्यिक जंतु पैदा करता है? वही पुपा कोशित, जो इसका ऑप्शन है सी। रेशम कीट जिन पर पनपता है, रीठा, बेड़ू, आड़, सहतूत। तो उसमें 3 पौधों पे पाला जाता है, ओक, अरंडी और सहतूत। तो इसमें सिर्फ सहतूत ही दिया गया है, बाकी 2 पौधे नहीं दिए गए हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी, सहतूत की पत्तियां होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? रेशम, शहद, लाख, मोती। तो इसमें से मोती है जो कीटों से नहीं पाया जाता है, बाकी शहद सभी के सभी कीट से पाए जाते हैं। कीट की श्रेणी में जिनके भी 3 जोड़ी पैर होते हैं उन्हें कीट में शामिल किया जाता है। मोती ज़्यादातर जो है जल के अंदर पाया जाता है। जैसे रेशम के कीट से रेशम की प्राप्ति होती है। रेशम के कीट सहतूत के पत्तों पर पनपता है। लाख कैरिया लैक्का एवं लेसिफर लैक्का नामक कीट द्वारा प्राप्त होता है। मधुमक्खियाँ सामाजिक कीट है जो फूलों से मकरंद इकट्ठा कर शहद का निर्माण करती हैं। मोती वस्तुतः मोलास्का संघ के जीव पिंक टैडा या पर्ल आयस्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस तरह आज हमने साइंस का 2nd चैप्टर रेशे एवं वस्त्र को क्विक रिवीजन किया। ये सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आप जो है सरसरी निगाह से सारे सिलेबस को एक बार बहुत कम टाइम में देख सकें। इसकी डिटेल स्टडी के लिए कम से कम आपको जो है इसका डिटेल लेक्चर देखना चाहिए और साथ में कोई बुक स्टडी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ रिवीजन के पर्पज़ से है। यहाँ से आपका पूरा सिलेबस अच्छे से नहीं कवर हो सकता है। थैंक यू।